नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीएम पद छोड़ने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। दिग्गज नेता के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल। संजय राउत बोले, बीजेपी का ही होगा अगला सीएम। जयंत पाटिल होंगे नए वित्त मंत्री। एकनाथ शिंदे के बंगले पर डील हुई फाइनल। बीजेपी ने एक साथ झटके कई विकेट। राम रक्षा आंदोलन पर मचा बवाल। नीतीश राणे और संजय राउत में टकराव। नीतीश राणे बोले, गंदे संजय राउत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को बीजेपी नेता नवनीत राणा ने फिर दी चुनौती। बोले, ठाकरे के सामने करूंगी फिर हनुमान चालीसा का पाठ। एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज। पीएम मोदी ने नहीं खोले पत्ते। विनोद तावड़े की मुलाकात के बाद फिर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। अब एकनाथ खड़से के 75वीं कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। सीएम देवेंद्र फडणवीस को राम रक्षा पाठ का निमंत्रण देने पर भड़की बीजेपी। नाराज संदीप जोशी ने संजय राउत को दिया करारा जवाब। बोले, ये सब राजनीतिक वजूद बचाने का है स्टंट। नागपुर में 50% मोबाइल टावर निकले अवैध। महानगर पालिका ने कंपनियों को दिया 8 दिन का अल्टीमेटम। सख्त एक्शन की तैयारी। पुणे में ट्रैफिक जाम से मिलेगी जल्द राहत। 75 करोड़ के फ्लाईओवर्स और रेलवे ग्रेड सेपरेटर परियोजना को दी गई मंजूरी। गढ़चिरौली के दुर्गम इलाकों में 22 मिनी सेतु केंद्रों का शुभारंभ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया लोकार्पण। खबरों में सबसे पहले बात देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये दावा किया है राज्यसभा सांसद यानी कि उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने, जो हर वक्त अनाप शनाप बयानबाजी देते हैं। उनके दावे के मुताबिक अगर आने वाले 2 से 3 महीनों में केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होता है तो इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर साफ साफ दिखाई दे सकता है। संजय राउत ने आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर केंद्रीय कैबिनेट विस्तार की बात कही और ये कहा कि ये विस्तार होता है तो उसका असर महाराष्ट्र की सियासत में एक नया टर्निंग पॉइंट होगा। उनका दावा है कि इस विस्तार के साथ ही देवेंद्र फडणवीस अपने पद से इस्तीफा देकर केंद्र में जाएंगे। यही नहीं, संजय राउत का दावा है कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और राज्य में बीजेपी का कोई दूसरा सीनियर नेता मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकता है। हालांकि इस दावेदारी में शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया। संजय राउत को नहीं लगता है कि बीजेपी उन्हें यह मौका देगी। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई आधिकारिक जानकारी या ठोस आधार साझा नहीं किया। ऐसे में उनके बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है, लेकिन इसे लेकर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं है, बल्कि संजय राउत पर लोग हंस रहे हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस ने उनकी बातों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ संजय राउत का मकसद है मीडिया में आना, सुर्खियां बटोरना, और वो वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं या केंद्र की राजनीति में जा रहा हूं। और खबरों में आप बात करते हैं एनसीपी के विलय की। एनसीपी नेता जयंत राव पाटिल नए वित्त मंत्री हो सकते हैं। जयंत राव पाटिल और विनोद तावड़े की मुलाकात हुई। उसके बाद शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। जयंत राव की प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ भी बैठक हुई और आखिर में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बैठक। इन घटनाक्रम से नए राजनीतिक समीकरण की तस्वीर साफ हो चुकी है। एकनाथ शिंदे की बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि जयंत राव पाटिल के वित्त मंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। नए राजनीतिक घटनाक्रम के चलते आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी एक ही झटके में कितने विकेट लिए हैं और कितनी पारियां गंवाई हैं। दोनों एनसीपी के गठबंधन की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि संसद में अटके महत्वाकांक्षी बिलों को अंतिम रूप देने का काम हो गया है और महागठबंधन में छोटे भाई का अचानक शामिल होना महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले 10 दिनों में शरद पवार और अजित पवार की एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना से करीबी लगातार जग जाहिर हुई है। यानी एकनाथ शिंदे के साथ अंदर खाने कई बैठकें और इस पर बहस भी हुई। वित्त विभाग को कुशलतापूर्वक संभालने वाले नेता की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि चेहरा तो मौजूद था लेकिन विचारों की समस्या थी। खबरों की माने तो इसी समस्या को दूर करने की कोशिश की गई है और जिसके चलते दोनों एनसीपी का विलय हो गया है। यानी एक मर्जर प्लान तैयार है। राजनीति में महत्व है तो राजनीतिक छुआछूत भी नहीं है।
जयंतराव पाटिल और बीजेपी नेता विनोद तावड़े मुंबई के एक 5 सितारा होटल में मिले थे। जयंतराव पाटिल ने उन्हें दूसरा मौका दिया था, जिसके बाद उनका दावा है कि ईश्वरपुर के मेयर को अचानक हटाए जाने का मामला पुलिस स्टेशन ले गए थे, लेकिन ये बात सामने आई कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी वहां मौजूद थे। हालांकि इन सभी नेताओं ने एक साथ मिलने की खबरों का उस टाइम खंडन किया था और इसके बाद जयंत पाटिल ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। शिंदे का मानना था कि अगर एनसीपी को वित्त मंत्रालय दिया जाता है तो फंड देने में यहां पर नाइंसाफी नहीं होगी और इस मुलाकात के बाद जयंतराव पाटिल को वित्त मंत्रालय देने का मुद्दा भी सुलझ गया। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अंदर खाने लगातार एक के बाद एक जो बैठकें हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद यह साफ हो गया है कि दोनों एनसीपी का विलय तय है और इसको लेकर शरद पवार की जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अंदर खाने वही गेम चेंजर साबित हुआ है। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। राम मंदिर में हुई चोरी पर ठाकरे गुट ने राम रक्षा आंदोलन शुरू किया। ठाकरे आज नागपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय राउत ने इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस को भी एक खत लिखा था और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन इस खत पर बवाल मच गया। मंत्री नीतीश राणे ने खत को लेकर संजय राउत को करारा जवाब दिया। उन्होंने इस खत को ट्विटर पर ही साझा कर दिया और लिखा, माननीय संजय राउत जी, आपने हमारे नेता यानी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर हंगामा खड़ा कर दिया है। आप तो भगवान श्री राम की रक्षा करने चले थे। भगवान श्री राम की रक्षा करने का काम आपने कब से शुरू कर दिया? भला सबकी रक्षा कौन करता है? राम रक्षा पाठ का तो कोई ज्ञान ही नहीं है आपको। यहाँ तक कि किताब में देखकर भी हमारे नेता राम रक्षा पाठ के 2 पन्ने भी नहीं पढ़ सकते और माननीय देवेंद्र जी को आप सलाह देने चले हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं संजय राउत ने भी एक खत लिखा था जो देवेंद्र फडणवीस के नाम था। उन्होंने लिखा, आप राम के परम भक्त हैं और कट्टर हिंदूवादी। आप हमेशा कहते हैं कि आपने अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने में आंदोलन में हिस्सा लिया था। राम जन्मभूमि आप जैसे लाखों राम भक्तों के संघर्ष से मुक्त हुई है और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। इस राम मंदिर में चोरी, लूटपाट और धोखाधड़ी जैसे अपराध हो रहे हैं और करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। आरएसएस ने खुद अयोध्या में इस चोरी पर दुख जताया है। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर की इस लूट के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए राम रक्षा अभियान शुरू किया है। समझ लीजिए कि राम रक्षा का अर्थ है राम की रक्षा। यानी 18 जुलाई शाम 4:30 बजे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नागपुर के रामनगर राम मंदिर में राम रक्षा अभियान में शामिल होंगे। संजय राउत ने फडणवीस को लिखे खत में यह भी कहा कि यह कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस राम रक्षा पहल में जरूर हिस्सा लें और राम भक्तों को शुभकामनाएं दें। अब इन दोनों खतों को लेकर महाभारत छिड़ गई है महाराष्ट्र की राजनीति में। नीतीश राणे ने संजय राउत को आड़े हाथों लिया और जमकर दोनों के बीच गाली गलौज हो रही है और राम रक्षा आंदोलन जो है वो खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस राम रक्षा आंदोलन को लेकर बीजेपी में नाराजगी है और सभी नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ उद्धव ठाकरे का एक पब्लिसिटी स्टंट है और अपनी राजनीति बचाने का एक कहें कि वो एक जुगत लगा रहे हैं जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। खबरों में अब बात करते हैं नवनीत राणा की। अयोध्या चोरी के मुद्दे पर ठाकरे के राम रक्षा आंदोलन के बीच बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता जाने के बाद से उद्धव ठाकरे को राम रक्षा की याद आ रही है। उद्धव ठाकरे 18 जुलाई को यानी कि आज नागपुर के रामनगर और श्री राम मंदिर में ही राम रक्षा का पाठ करेंगे। इस दिन नवनीत राणा ने शहर के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा कर दी। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। नवनीत राणा ने कहा कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ का विरोध करने वाले उद्धव कैसे थे तुम और कैसे हो गए? अहंकार की मिली सजा। अब याद आई है श्री राम रक्षा। सत्ता गई, पार्टी गई, विधायक गए, सांसद भी चले गए और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व विचार भी छोड़ दिए। जिन्होंने हनुमान चालीसा का विरोध किया था आज वही लोग राम रक्षा पाठ करें, ये जनता सब देख रही है। गिरफ्तारी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2022 की घटना का भी मैं जिक्र करती हूँ जब उस वक्त आप मुख्यमंत्री थे और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने कहा सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर उनके खिलाफ राजद्रोह जैसा गंभीर मामला दर्ज किया गया था और 14 दिन जेल में रहना पड़ा था। उन्हीं दिनों को याद करते हुए उन्होंने फिर उद्धव ठाकरे को एक तरह से कहें भयंकर उनकी बेइज्जती की, उनकी बक्कल उधेड़ के रख दी। और खबरों के आखिर में बात एकनाथ शिंदे की।
एकनाथ शिंदे 48 घंटों के भीतर 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, शिंदे का मकसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने गुट के लिए सत्ता में भी बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने में लगे हैं। यह कदम ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए और शिंदे की पार्टी में अब 13 सांसद हो गए, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे लगातार दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर है और वो मोल भाव करने की जो अपनी आदत है उसे और ज्यादा मजबूत करें, यानी केंद्र में सत्ता की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए वो लगातार दिल्ली में दौरे करें। सांसदों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की जबरदस्त अटकलों को हवा दी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शिंदे अभी केंद्र में कम से कम 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद करने के लिए बातचीत करें। साथ ही महाराष्ट्र सरकार में भी कैबिनेट स्तर पर फेरबदल चल रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्रियों के लिए उम्मीदवारों को तय करने में शिंदे के सामने एक मुश्किल स्थिति है कि श्रीकांत शिंदे, ओमराज निंबालकर और बांडू जाधव जैसे प्रमुख नेताओं के मुख्य दावेदार के रूप में सामने आने के बाद शिंदे की थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं और इधर अमित शाह के साथ उनकी बैठकों में इस बात को लेकर चर्चा भी की गई है। शिंदे अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान एनडीए की अहम बैठकों में शामिल होने वाले और उन्हें पूरा भरोसा है कि 6 सांसदों को शामिल करने का फैसला सभी संवैधानिक और नियमों के मुताबिक हुआ है और अब उनकी केंद्र में हिस्सेदारी बढ़ेगी, यानी दल बदल का जो कानून है वो उन पर लागू नहीं होता। और इसीलिए शिंदे ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए डबल इंजन की सरकार के कल्याणकारी एजेंडे को लेकर अपनी प्रतिबद्धता फिर से जताई है और कहा है कि केंद्र में उनके 2 मंत्री होने चाहिए। इसके लिए शिंदे लगातार अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।